औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम प्रॉब्लम 6-23 ये 5 ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इसको 5 ईयर से भी देख सकते हो, बी कॉम और एम कॉम दोनों में ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। 6-23 देखिए क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। मार्क गोल्ड स्मिथ ब्रोकर हैज़ शोन हिम 2 बॉन्ड्स। Mark Goldsmith broker has shown him 2 bonds. Each has maturity 5 year, a par value 1000 and yield to maturity 12%. Bond A has coupon interest rate 6% and bond B has coupon interest rate 14%. क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पार वैल्यू कितनी है? पार वैल्यू है 1000 और n कितना है? 5 और n 5 है। मार्केट रेट या यील्ड टू मैच्योरिटी 12% है। मार्केट रेट या यील्ड टू मैच्योरिटी 12% है और बॉन्ड ए के लिए कूपन रेट है 6% और बॉन्ड बी के लिए कूपन रेट है 14%। फर्स्ट में कह रहा है कैलकुलेट दी करंट सेलिंग प्राइस, मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ बॉन्ड फाइंड करनी है। कैलकुलेट दी करंट सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ बॉन्ड। ए बॉन्ड की पहले हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू बी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू एनुटी वाला फैक्टर 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई। प्लस पार वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन, सिंपल फैक्टर और एनओडी फैक्टर। बॉन्ड ए आई कैसे निकालते हैं? पार वैल्यू पर कूपन रेट, आई इज इक्वल टू पार वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट। पार वैल्यू इसमें 1000 है और कूपन रेट कितना है? ए बॉन्ड का है 6%। ए बॉन्ड का 1000 का 6% ले लें, 60 आ गया। ये फैक्टर निकाल लो, 1 माइनस 1 प्लस आई है पॉइंट, ये मार्केट रेट दोनों में सेम है, 0.12 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 0.12 प्लस पार वैल्यू 1000 है, 1 प्लस 0.12 मोड माइनस 5। पहला फैक्टर कितना है? 0.567 और ये फैक्टर उसी को 1 से माइनस करके आई से डिवाइड कर लो। 3 पॉइंट है, मल्टीप्लाई कर दें इसको और उसको, 60 को मल्टीप्लाई करें कितना आता है? 216.3 प्लस 6567 कितना आ रहा है? 783। आज मार्क गोल्ड स्मिथ ब्रोकर अगर बॉन्ड खरीदता है ए, उसको मिलेगा 783 का। बात समझिए, आज ए बॉन्ड खरीदता है तो 783 का मिलेगा, बी बॉन्ड आज उसे कितने का मिलेगा? बॉन्ड के हवाले से आपको एक कंसेप्ट है
कि भाई आज जितने का भी मिले 5 साल बाद वो बॉन्ड की पार वैल्यू क्या है, 5 साल बाद वो बॉन्ड 1000 का है। जब मेच्योरिटी लाइफ गुजर जाएगी 1000 वो कंपनी से ले सकता है उस बॉन्ड का। आज मार्क गोल्ड स्मिथ ब्रोकर को कितने का बॉन्ड मिल रहा है? 7000 का। बॉन्ड बी देखते हैं जी कितने का मिलता है। आई अब इसमें 140 होगा, पार वैल्यू पर कूपन रेट अब 14% है तो 140, फैक्टर वही रहेगा, फैक्टर में कोई तब्दीली नहीं आएगी, 3.605 और प्लस पार वैल्यू है 1000 इंटू 0.567। क्यों तब्दीली नहीं आएगी? क्योंकि भाई वो सिर्फ कूपन रेट चेंज हो रहा है, मार्केट रेट या एन में कोई चेंज नहीं है, जिसकी वजह से ये फैक्टर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, ये वाला ये तो कितना आया 504.7 और ये तो वही 567, टोटल कितना हो गया 1072। आज मार्क गोल्ड स्मिथ ब्रोकर अगर बॉन्ड खरीदता है ए, उसको मिल रहा है कितने का 783 का। बॉन्ड खरीदता है बी, ये मिलता है 1072 का। 5 साल बाद ये भी 1000 का है, ये भी 1000 का है। फ़र्क क्या है? इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, उसमें इंटरेस्ट कम मिलता है। ठीक है, अब वो परेशान है। अब अगली जुज़ में क्या कहता है? रिक्वायरमेंट 1 थी ये, नुमान पढ़ो। Mark has 20,000 to invest, taking on the basis of the price of the bonds. How many of either one could Mark purchase if he were to choose it over the other? जी, वो कह रहा है कि मार्क हैज़ 20,000 टू इन्वेस्ट, जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड विच ही बाय ₹20,000। अब आप ये चेक करें कि उसके 20,000 का ए कितने बॉन्ड आते हैं और बी के कितने बॉन्ड आते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाइंड करनी है। रिक्वायरमेंट 2 में नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ए के हम देख रहे हैं। पहले ए के नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? 20,000 को डिवाइड कर दो, ए का एक बॉन्ड कितने का आता है 783। ए के नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपके सामने आ जाएंगे 25.5। आगे भी कुछ है 25.54 बॉन्ड आएंगे उसके पास ए के। अगर वो ए के बॉन्ड खरीदता है 20,000 के, अगर वो बी के बॉन्ड खरीदता है 20,000 के, फिर 20,000 को डिवाइड कर दो एक बॉन्ड की कीमत से 1072। इसके कितने बॉन्ड्स आ रहे हैं 18.65 भी है 18.66 बॉन्ड्स आते हैं उसके पास। ये बात क्लियर हुई है आपको? रिक्वायरमेंट सी, Calculate the yearly interest income of each bond on the basis of its coupon rate and the number of bonds that Mark could buy with his 20. अब वो कह रहा है कि ये उसने बॉन्ड्स, अगर आप देखो यहाँ पर ए बॉन्ड सस्ता मिलता है आज, बी बॉन्ड महंगा है, 1000 से भी ज़्यादा पार से प्रीमियम पर मिल रहा है, ये डिस्काउंट पर मिल रहा है और काफ़ी डिस्काउंट पर मिल रहा है। लेकिन हम अगर इंटरेस्ट इनकम को देखते हैं तो फिर इनडिफरेंट है। फिर हमने नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स देखे तो नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स भी एक ही अच्छे खासे आ रही हैं।
अब वो कह रहा है ईयरली इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करो और ये बताओ कि एक ए बॉन्ड सारे 20,000 के खरीदे हुए की ईयरली इंटरेस्ट इनकम कितनी बनती है, और बी के सारे बॉन्ड खरीदे हुए की ईयरली इनकम इंटरेस्ट इनकम कितनी बनती है। पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट इनकम ए बॉन्ड की है कितनी। बॉन्ड ए ईयरली इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम ए बॉन्ड से 60 आती है और नंबर ऑफ बॉन्ड 25.54 कितनी बनी, और बी से इनकम आती है 60 मल्टीप्लाई बाय 140 मल्टीप्लाई बाय 18.66 जी 1532 इसकी उसने ईयरली इंटरेस्ट इनकम पूछी है ना आपसे। ईयरली इंटरेस्ट इनकम अगर देखें 18 बॉन्ड्स पर एक साल में आपको इनकम होती है 2612, बी बॉन्ड पर आपको इनकम होती है ये। अगर आप इस इनकम को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी पूरे 5 साल की इनकम आ जाएगी। बात समझ आ गई। अब अगली रिक्वायरमेंट देखिए। रिक्वायरमेंट नंबर 4, क्या कह रहा है रिक्वायरमेंट 4 में? Assume that Mark will reinvest the interest payment as they are paid at the end of each year, and that his rate of return on the reinvestment is only 10%. अज्यूम दैट मार्क विल री इन्वेस्ट द इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब जो वहाँ से उसको इंटरेस्ट पेमेंट आ रही है ना, वो कह रहा है मैं इसको री इन्वेस्ट करता हूँ। एज दे आर पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, जैसे उसको हर साल के एंड पर मिलेगी। एंड दैट हिज रेट ऑफ रिटर्न ऑन री इन्वेस्टमेंट इज़ 10%। उधर से 60 रुपये आएँ और उधर से 140 आएँ, या 160 आएँ या 140 आएँ। बी खरीदा होगा तो 140 आएंगे, ए खरीदा होगा तो 60 आएंगे। जैसे वहाँ से 60 आए, इधर एक बैंक में इन्वेस्ट कर दिया जहाँ उसको 10% का इंक्रीज मिलेगा। 10% इंटरेस्ट रेट है, 10% उसकी वैल्यू कंपाउंडिंग के साथ बढ़ेगी। वो ये कह रहा है कि वो उसको री इन्वेस्ट कर दें। फॉर ईच बॉन्ड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल पेमेंट प्लस द वैल्यू ऑफ मार्क इन्वेस्ट। अब देखें वो कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है जैसे मुझे ये इनकम आएगी ना, बॉन्ड ए की पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। बॉन्ड ए से जैसे उसको इनकम आनी है, उसने करना क्या है देखो। $60 पहले साल आई, 60 दूसरे, 60 तीसरे, 60 चौथे साल और 60 ही 5वें साल उसको आई। 5 साल के बाद एक देखो कि एक तो उसको प्रिंसिपल पेमेंट मिलनी ही मिलनी है। प्रिंसिपल पेमेंट ये तो आप जानते हो, एक बॉन्ड के बदले उसको 1000 मिलेगी। एक बॉन्ड के बदले उसको 5 साल तक 60-60 रुपया इनकम भी मिलेगी। ऐसा है कि नहीं? एक बॉन्ड पर उसको कूपन इंटरेस्ट 60-60 रुपये हर साल मिलेगा, प्लस 5 साल गुजर गए, बॉन्ड हो गया मिच्योर, 1000 ये मिलना है, 60-60 रुपया ये मिलना है। अब वो कह रहे हैं मैं इसको आगे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसको क्या कर रहा हूँ? इन्वेस्ट कर रहा हूँ। फ्यूचर वैल्यू एनुइटी फाइंड कर लो। इंस्टॉलमेंट कितनी है इसमें? 60 इंटू
फ्यूचर का फैक्टर 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई, यही फार्मूला है ना। इंस्टॉलमेंट है 60 प्लस इसमें प्रिंसिपल भी ऐड करना है आपने। इंस्टॉलमेंट 60 है, ये फैक्टर निकालो। 1 प्लस आई है 0.10, 10% है ना। n 5 है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.10 प्लस प्रिंसिपल है 1000, निकाल लो वैल्यू। फैक्टर आया 6.105, इसको मल्टीप्लाई कर दें, $366 प्लस 1000 कितना हो गया? 1366.6। कर दो इसको मल्टीप्लाई। कितने बॉन्ड आ रहे हैं? ए के 25.54। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस हो गया है, इसलिए मैंने उसको सिर्फ ये एक बॉन्ड पर उसको मिलना है 5 साल बाद कितना, ये उसके 20,000 के बॉन्ड पर उसको 5 साल बाद कितना मिलना है। अगर वो री इन्वेस्टमेंट करके अपनी इंटरेस्ट इनकम को बढ़ाता है, देखो कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दो इसको। 34895.5। अगर वो अपनी इंटरेस्ट इनकम को री इन्वेस्ट करता है तो वो 20,000 से 34,895 कमा जाएगा बॉन्ड ए पे। बात समझियो। अब बॉन्ड बी पे चेक करो क्या कमाता है वो। बी पे फैक्टर तो वही रहेगा, फैक्टर में कोई चेंज नहीं है। 140 से मल्टीप्लाई कर दो, 140 मल्टीप्लाई बाय 6.105 प्लस प्रिंसिपल 1000, निकालो जी। 854.7 प्लस प्रिंसिपल 1000, कर दो इसको इसके नंबर ऑफ बॉन्ड से। 18,554.7 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स 18.66। कितनी वैल्यू आई है? 34,608। 8 ठीक है, ठीक है, या 9 कर लो इसको। अच्छा, अब लास्ट जूस उसकी पढ़ो। लास्ट जूस are the two values calculated in part D different? If Mark had worried that he would earn less than the 12% yield maturity on the reinvested interest payments, which of these two bonds would be a better choice? अब देखें, अब वो कह रहा है कि भाई पहले उसने क्या है कि ए रिक्वायरमेंट में दो वैल्यूज़ क्यों डिफरेंट आई हैं। द डिफरेंस बिकॉज डिफरेंस इन इंटरेस्ट पेमेंट, ये बात तो आपको क्लियरली मेंशन हो रही है। कूपन इंटरेस्ट के डिफरेंस की वजह से ये वैल्यू में डिफरेंस आया, ये तो आपको क्लियर कट समझ आ रही है। द डिफरेंस इन टू वैल्यू कैलकुलेटेड इन पार्ट ए इज डिफरेंस बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इंटरेस्ट इनकम, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद वो कह रहा है कि अब वो परेशान है कि यार ये तो 10% इन्वेस्टमेंट थी, अगर होती कहीं 12% इन्वेस्टमेंट, ये 12 से लेस थी ना, अगर 12% से ज़्यादा होती फिर तो शायद मैं 20 से ठीक हो जाता। हम उसे कहेंगे भाई बस कर, ठीक है, यू शुड चूज़ द ए बॉन्ड। क्यों? ए में हर लिहाज से आपको 4 नज़र आ रहे हैं, ए के नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा आ रहे हैं। ए जो है आपको यहाँ पर री इन्वेस्टमेंट भी डिपेंड कर रहा है मोर ऑन री इन्वेस्टमेंट। ये देखो ओवरऑल फिर भी वैल्यू कम है, री इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड कर रहा है। अगर वो री इन्वेस्ट करेगा उसको वेट भी तो करना पड़ेगा ना, उसको 5 साल सब्र भी तो करना पड़ेगा। वो तो वैसे भी हम अगर अपना पैसे को री इन्वेस्ट करते हैं वो बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है, तो उसकी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा इसका आंसर आप लिखोगे द डिफरेंस इन पार्ट
A calculated two values because difference in interest payment. Mark should choose A bond because bond B is depend on reinvestment. If we calculate reinvestment amount on 10 year, then A bond value is higher. फिर भी A की वैल्यू हायर है, ठीक है. अब री इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड कर रहा है तो उसको A बॉन्ड ही चूज़ कर लेना चाहिए. ठीक हो गया.